चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अंतर्गत ही आज हम मेहरौली लोह स्तंभ लेख के बारे में अध्ययन करेंगे। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से यह लोह स्तंभ प्राप्त हुआ है, जो कि वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप स्थित है। इसमें किसी चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन 3 श्लोकों के अंतर्गत किया गया है, जिनका सारांश इस प्रकार है। जिसने बंगाल के युद्ध क्षेत्र में मिलकर आए हुए अपने शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया था, जिसकी भुजाओं पर तलवार द्वारा ये यश लिखा गया था, जिसने सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर युद्ध में वहालिकों को जीता था और जिसके प्रताप के सौरभ से दक्षिण का समुद्र तट अब भी सुवासित हो रहा था। अभिलेख के अनुसार जिस समय यह लिखा गया था वह राजा मर चुका था, किंतु उसकी कीर्ति इस पृथ्वी पर फैली हुई थी। उसने अपने बाहुबल से अपना राज्य प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक शासन किया। भगवान विष्णु के प्रति महती श्रद्धा के कारण विष्णुपद पर्वत पर उसने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। उपयुक्त लेख में कोई तिथि अंकित नहीं है, न तो राजा का पूरा नाम मिलता है और न ही कोई वंशावली दी गई है। फलस्वरूप इस राजा के समीकरण के प्रश्न पर विद्वानों में गहरा मतभेद रहा। प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तक चंद्र नामधारी जितने भी शासक हुए हैं, उन सब के साथ मेहरौली लेख के चंद्र का समीकरण स्थापित करने का विद्वानों ने अलग अलग प्रयास किया। H.C. सेठ इस चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य वैष्णव मतानुयायी नहीं था और इस लेख की लिपि भी गुप्त काल की है। राय चौधरी ने इस राजा की पहचान पुराणों में वर्णित नागवंशी शासक चंद्रास से की है, किंतु चंद्रास कोई इतना प्रभावशाली राजा नहीं था जो मेहरौली के चंद्र की उपलब्धियों का श्रेय प्राप्त कर सके। हरप्रसाद शास्त्री ने इस राजा को सुसुनिया पश्चिमी बंगाल के लेख का चंद्रवर्मा बताया, किंतु यह समीकरण भी मान्य नहीं है, क्योंकि चंद्रवर्मा एक अत्यंत साधारण राजा था जिसे समुद्रगुप्त ने बड़ी आसानी से परास्त कर दिया था। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार मेहरौली के लेख का चंद्र कुषाण नरेश कनिष्क के साथ समीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी का बल्ख पर अधिकार था तथा खोतानी पांडुलिपि में उसे चंद्र कनिष्क कहा गया है। किंतु हम सभी जानते हैं कि कनिष्क बौद्ध मतानुयायी था और उसके राज्य का विस्तार दक्षिण में नहीं था, अतः यह समीकरण भी मान्य नहीं हो सकता। इस प्रकार फ्लिट, आयंगर, बसाक जैसे कुछ विद्वानों ने चंद्र को चंद्रगुप्त प्रथम बताया, किंतु यह भी असंगत है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य विस्तार अत्यंत संकुचित था। बंगाल और दक्षिण की ओर तो उसका कोई प्रभाव भी नहीं था। कुछ विद्वानों ने चंद्र की पहचान समुद्रगुप्त से की, किंतु समुद्रगुप्त के विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि इस लेख में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि यह मरणोत्तर है। समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र रहा हो, इसका भी कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इस प्रकार ये सभी समीकरण एक न एक दृष्टि से असंगत और दोषपूर्ण प्रतीत होते हैं। इस विषय में उपलब्ध सभी प्रमाणों का अवलोकन करने के बाद मेहरौली लेख के चंद्र का समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ करना सर्वाधिक तर्कसंगत एवं संतोषजनक प्रतीत होता है। चंद्र और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। मेहरौली लेख की पंक्तियों का अवलोकन करने के बाद चंद्र नामक शासक की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार से मानी जा सकती है। पहली, बंगाल के युद्ध क्षेत्र में उसने शत्रुओं के संघ को पराजित किया था। दूसरी, सिंधु के 7 मुखों को परास्त कर उसने वहालिकों को जीता। तीसरी, दक्षिण भारत में उसकी ख्याति थी। और चौथी, वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। इन सभी विशेषताओं को यदि चंद्रगुप्त द्वितीय के पक्ष में लागू करें तो ये सर्वथा तर्क संगत प्रतीत होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख के अनुसार उसने चंद्रवर्मा को हराकर बंगाल का पश्चिमी भाग, जहाँ बांकुड़ा जिला स्थित है, जीत लिया था। कुमारगुप्त प्रथम के लेखों से भी पता चलता है कि उत्तरी बंगाल पर उसका अधिकार था और यहाँ पुंड्रवर्धन गुप्तों का एक प्रांत यानी भुक्ति थी।
साथ ही स्वयं कुमारगुप्त प्रथम ने कोई विजय नहीं की थी, ये भी हमें ज्ञात है। ऐसी स्थिति में ये मानना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि उत्तरी बंगाल का ये क्षेत्र चंद्रगुप्त ने ही जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिलाया। समुद्रगुप्त के समय गुप्तों की पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी सीमाओं पर 5 राज्य थे, जिनका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं: समतट, डवाक, कामरूप, करतुपुर और नेपाल। इन सभी ने उसकी अधीनता मान ली थी। ऐसा लगता है कि रामगुप्त के निर्बल शासन में ये पुनः स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपना एक संघ बना लिया और इसी संघ को बंगाल के किसी युद्ध क्षेत्र में परास्त कर संभवतः चंद्रगुप्त ने उत्तरी बंगाल को जीता। और इसी घटना का उल्लेख काव्यात्मक ढंग से मेहरौली लेख में किया गया है। संभवतः यह विजय उसके राज्यकाल के अंत में की गई और यही कारण है कि उसकी पुष्टि किसी अभिलेख अथवा सिक्के से नहीं हो पाती है। जहाँ तक बहालिक का प्रश्न है, इससे तात्पर्य निश्चित ही बल्क या बैक्टीरिया से है, किंतु यह इससे तात्पर्य बैक्टीरिया देश कदापि नहीं है। भंडारकर ने रामायण महाभारत से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सिद्ध किया है कि प्राचीन काल में पंजाब की व्यास नदी के आसपास का क्षेत्र भी बहालिक नाम से प्रसिद्ध था। रामायण के अनुसार वशिष्ठ ने भरत को बुलाने के लिए केके देश को जो दूत मंडल भेजा था, वह वहालिक देश के बीच में होकर गया था। यहाँ पर सुदामन पर्वत, विष्णुपद, विपाशा और सालमली नदी के भी दर्शन किए थे, जिससे स्पष्ट है कि यहाँ पंजाब की व्यास नदी के समीपवर्ती क्षेत्र को ही वहालिक कहा गया है। महाभारत में भी इसको वाहिक कहा गया है। टॉलमी ने भी इसे वाहिक कहा है, अर्थात 5 नदियों की भूमि। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ पर कुषाणों का निवास था, जो पहले बल्ख पर शासन कर चुके थे और फिर पंजाब में बसे थे, अतः कुषाणों को भी वाहिक कहा गया। मेहरौली लेख के वाहिक का तात्पर्य परवर्ती कुषाण राज्यों से है, जो गुप्तों के समय पंजाब में निवास करते थे। समुद्रगुप्त के समय उन्होंने समुद्रगुप्त को अपना राजा मान लिया था। रामगुप्त के काल में शकों के साथ साथ उन्होंने अपने को भी स्वतंत्र कर दिया, अतः चंद्रगुप्त ने शकों के उन्मूलन के बाद पंजाब जाकर इनको भी परास्त किया और इसी को वाहिक विजय की संज्ञा दी गई है। सिंधु के 7 मुखों से तात्पर्य उसके मुहाने से, जहाँ 7 पृथक पृथक धाराएं थी। सिंधु के मुहाने से होते हुए ही उसने पंजाब में प्रवेश किया होगा तथा वाहिकों यानी कुषाणों को परास्त किया होगा। सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार मेहरौली लेख परोक्ष रूप से चंद्रगुप्त की शक विजय की सूचना भी देता है। शक क्षत्रप रुद्रदामन ने निचली सिंधु घाटी यानी स्वावीर क्षेत्र को कुषाणों से जीता था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि परवर्ती कुषाणों में से किसी ने पुनः इस भाग को शकों से जीता हो। अतः यहाँ गुप्त काल तक शक सत्ता बनी रही। चूंकि चंद्रगुप्त ने शकों को जीता था, अतः स्वाभाविक रूप से सिंधु के 7 मुखों को पार कर गया। निचली सिंधु घाटी से उसने पंजाब में प्रवेश किया होगा। जहाँ तक दक्षिण का संबंध है, चंद्रगुप्त द्वितीय की ख्याति दक्षिण भारत में भी पर्याप्त रूप से फैली हुई थी। दक्षिण के वाकाटक एवं कदम कुलों से उसने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर इस क्षेत्र को उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया था। उसकी पुत्री प्रभावती गुप्ता के शासनकाल में वाकाटक लोग पूर्णतया गुप्तों के प्रभाव में आ गए थे। भोज के ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश काकुत्स्य वर्मा के दरबार में भेजा था। कालिदास ने लौटकर यह सूचना दी कि कुंतल नरेश अपना राज्यभार चंद्रगुप्त के ऊपर सौंपकर मुक्त होकर भोग विलास में निमग्न है। सैमेंद्र ने कालिदास द्वारा विचरित एक श्लोक का भी उद्धरण दिया है, जिससे पता चलता है कि कुंतल प्रदेश का शासन वस्तुतः चंद्रगुप्त ही चलाता था। इस विवरण से स्पष्ट है कि दक्षिण के कुंतल प्रदेश पर चंद्रगुप्त का प्रभाव था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं प्रभाव को ध्यान में रखकर मेहरौली लेख के रचयिता ने काव्यात्मक ढंग से ये लिखा है कि चंद्र के प्रताप के सौरभ से दक्षिण के समुद्र तट आज भी सुवासित हो रहे हैं। इस प्रकार मेहरौली लेख की अन्य विशेषताएं भी चंद्रगुप्त के पक्ष में ही सही लगती है। इसके अनुसार चंद्र ने अपने बाहुबल से अपना राज्य प्राप्त किया था, उसे चिरकाल तक शासन किया और वह भगवान विष्णु का महान भक्त था। क्योंकि हम जानते हैं कि रामगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य संकटग्रस्त हो गया था। यदि चंद्रगुप्त ने शकपति की हत्या नहीं की होती
तो गुप्त राज्य शकों के अधिकार में चला जाता। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने अपने बाहुबल से अपना राज्य प्राप्त किया था और उसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। इस प्रकार उसका शासन चिरकालीन भी रहा। वह विष्णु का अनन्य भक्त भी था और उसकी सर्वप्रिय उपाधि परम भागवत थी। इस प्रकार महरौली लेख के चंद्र की सभी विशेषताएं गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के व्यक्तित्व एवं चरित्र में देखी जा सकती है। लेख की लिपि भी गुप्तकालीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने पिता की स्मृति में इस लेख को उत्कीर्ण करवाया था। लिपि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उसमें चंद्रगुप्त के नाम का केवल प्रथमार्थ चंद्र ही प्रयुक्त किया गया है। उसकी कुछ मुद्राओं पर भी केवल चंद्र नाम ही प्राप्त है। अतः महरौली लेख को चंद्रगुप्त द्वितीय के मानने में कोई संदेह नहीं रह जाता।